यूक्रेन ने 1 जून को रूस के महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में 40 से ज्यादा रूसी विमान या तो बर्बाद हो गए या उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा। इन विमानों में Tu-95 और Tu-22 जैसे रणनीतिक बम वर्षक भी शामिल थे। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब कोड नेम दिया था। इस हमले के बाद रूसी सैन्य अड्डों तक पहुंचकर वहां विमानों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल यूक्रेन ने देसी FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इन्हें ट्रकों में छिपाकर रूसी इलाकों में ले जाया गया था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि रूस में तबाही मचाने वाले देसी यूक्रेनी ड्रोन की कीमत लगभग सिर्फ $300 से $400 यानी करीब 25,000 रुपये प्रति यूनिट बताई जा रही है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के 5 इलाकों मुरमानस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर में ड्रोन अटैक कर मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया। 117 ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने 41 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर हमला किया, जिनमें से 13 को तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस यानी SBU का दावा है कि इसमें रूस को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन के बारे में एक यूक्रेनी सैनिक ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा, हम इंटरनेशनल मार्केट से सिर्फ $200 या करीब 17,000 रुपये में ड्रोन खरीदते हैं, फिर ज़रूरत के हिसाब से उसे डेवलप करते हैं और युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। ये सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट होने वाले ड्रोन हैं। हम जब चाहें जहां चाहें इसके जरिए हमला कर सकते हैं। यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर जो हमला किया है उसकी तैयारी हम पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। हमारी प्लानिंग के मुताबिक ये ड्रोन ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा है। रूस पर किए गए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसे शानदार ऑपरेशन बताया और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме Києва. मुझे यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख वासिल मलियूक से एक रिपोर्ट मिली। एक शानदार ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ये ऑपरेशन दुश्मन के इलाके में हुआ और पूरी तरह से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, खास तौर से उन हथियारों को जो यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। रूस को इस ऑपरेशन में वाकई भारी नुकसान हुआ है, जो पूरी तरह उचित और न्याय संगत है। मैं सुरक्षा सेवा जनरल मलियूक को व्यक्तिगत रूप से और इस ऑपरेशन से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इसकी तैयारी 1 साल से भी ज़्यादा समय यानी करीब 1.5 साल तक चली। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिटेल को बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया गया। Вже зараз це можна говорити публічно. यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने भी अब हमले तेज कर दिए। माना जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ वो जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ तो दोनों देश जंग के मैदान में आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत भी चल रही है। हाल ही में इस्तांबुल में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। इसमें दोनों देश घायल और मृत सैनिकों की अदला बदली पर सहमत हुए हैं। लेकिन फिलहाल जंग को खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हुई। इस जंग को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी। देखिए, सब इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो जो एग्रीमेंट हुआ है प्रिजनर एक्सचेंज का और डेड बॉडीज़ का, ये तो मैं इसका तो हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी है कि सीज़ फायर ऑर्डर की सीज़ फायर नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता भी सीज़ फायर होने वाला है। और उसका कारण सीधा है, ये जो ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है अमेरिकन ये रूस के एयरफील्ड्स पर, जिसके काफ़ी हद तक जो उनके स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट हैं, हैवी लिफ्ट और हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट है, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इसके बाद रूस ने तो बदला लेना ही है, वो किसी भी हालत में इसको छोड़ेगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो रूस का भी कार्रवाई होगी, ये अगले 24 घंटे के अंदर ही होने वाली है। वो ज़्यादा समय इस पर लगाएंगे नहीं। ये जो ड्रोन का अटैक हुआ है, इसको तो रूस को तो कोई शक नहीं है कि नेटो का हाथ है इसमें। यूक्रेन के पास खुद अपनी ताकत इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा हमला इस प्लानिंग के साथ कर ले। तो सैटेलाइट सपोर्ट और बाकी सपोर्ट उनको नेटो से मिला है इस ऑपरेशन को करने के लिए। अभी हम आगे अभी देखना क्या है कि रूस का रिएक्शन क्या होता है। क्या रूस सिर्फ यूक्रेन के ऊपर ही हमला करेगा या किसी नेटो कंट्री पर भी करेगा? क्या वो न्यूक्लियर अटैक करेगा या क्या नहीं करेगा? ये सब एम्बिग्यूअस हैं। मुझे तो पूरा यकीन था जब ये लड़ाई शुरू हुई कि ये किसी भी हालत पे न्यूक्लियर अटैक तक पर नहीं जाएगा। लेकिन अब
अब जाके मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो सिचुएशन है वो तब्दीली हो गया है, और बेशक चांसेस कम हैं, लेकिन पहले तो 0 चांसेस थे, अभी 5% तक पहुँच गया है, जो मैं समझता हूँ न्यूक्लियर एस्केलेशन के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो आगे वाले दिनों में देखने को आ जाएगा क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आगे किस प्रकार से रूस किस प्रकार से एक्शन करता है, और उसके बाद क्या सीज़फायर होगा या नहीं होगा, फिर ये देखना पड़ेगा हमें। देखिए, ये जो पीस टॉक्स हुए इस्तांबुल में, इसका कोई आउटकम निकलना ही नहीं था। जहां तक बात रही कि प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर बात हुई और हजारे प्रिजनर्स कुछ समय पहले एक्सचेंज भी हो गए हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर तो जब जंग चल रही होती है तब भी एक्सचेंज होते रहते हैं, तो ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज होना कोई बड़ी स्टेप फॉरवर्ड नहीं है सीज फायर की तरफ। और दूसरी ओर यूक्रेन ने जो अटैक किया कल रशिया के ऊपर, वो बहुत 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 बड़ा अटैक है। अब पुतिन को उस अटैक से कैसे रिकवर करेगा, क्या करेगा, बात अलग है। पुतिन यहां तक अब जा सकते हैं, देखिए अभी तक रशिया इसको कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, रशिया ने इसे अभी तक ऑफिशियली वॉर नहीं कहा है। अब पुतिन यह कह सकता है कि हमारी वॉर में हम जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, और जब वो इसे वॉर डिक्लेयर करेंगे तब वो अपने देश के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन और अडल्ट मेल्स को सबको फौज में जबरदस्ती भी डाल सकते हैं, तो स्पेशल पावर्स आ जाती हैं जब वॉर हो। तो आने वाले वक्त में सीज फायर के चांस फिलहाल कम दिखते हैं।